एवरीवन, मैं इंदु सुबोध अपने YouTube चैनल सुबोध हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ जिसमें आप मौर्य साम्राज्य के सेट 3 में 25 ऐसे प्रश्नों को पाएंगे जिसमें किसी भी प्रश्न के लिए आप नहीं कह पाएंगे कि यह प्रश्न कम इम्पोर्टेंट है। तो अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इन प्रश्नों को एक बार बिना देखे परीक्षा कक्ष में न जाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अब वीडियो को शुरू करती हूँ। तो आज का पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर यह रहा। अशोक के किस शिलालेख में कारुबाकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए लघु शिलालेख 7वां, ऑप्शन बी रानी का शिलालेख, ऑप्शन सी लघु शिलालेख 13वां, ऑप्शन डी स्तंभलेख 7वां। तो अशोक के उस शिलालेख में जिसमें कारुबाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख है वह शिलालेख रानी का शिलालेख है, जो कि ऑप्शन बी के साथ जाता है। दूसरा प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक अपने को पियदसी लाजा मगधे कहता है? लुम्बिनी स्तंभलेख, भाब्रू शिलालेख, कलिंग शिलालेख अथवा ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख? अशोक अपने को पियदसी लाजा मगधे भाब्रू शिलालेख में कहता है। तीसरा प्रश्न, मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया, यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लेखित किया गया है? कि अशोक जो है उसका पितृवत रूप था, यह किस अभिलेख में उल्लेखित है? पहला कलिंग शिलालेख, शिलालेख 13वां, लघु शिलालेख पहला अथवा स्तंभलेख? तो यह इसका उत्तर जो है वह कलिंग शिलालेख के साथ जाएगा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में भारतवर्ष के सर्वप्रथम राजकीय अभिलेख किनके थे? निम्नलिखित में भारतवर्ष के सर्वप्रथम राजकीय अभिलेख किनके थे? कुलोत्तुंग के, खारवेल के, राजेंद्र चोल के अथवा अशोक के? तो भारतवर्ष में सबसे पहले राजकीय अभिलेख जो है लिखने का काम अशोक के समय में हुआ है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, दूसरा जेम्स प्रिंसेप, तीसरा अलेक्जेंडर कनिंघम और चौथा विसेंट स्मिथ। तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम किया था, जो कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में था। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लिपि में अशोक के अभिलेख नहीं पाए जाते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 लिपियों में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं और एक लिपि में अशोक के अभिलेख नहीं पाए गए हैं। तो वह कौन सी लिपि है जिसमें अशोक के अभिलेख नहीं पाए गए हैं? तो अशोक के अभिलेख जो है वह हिब्रू में नहीं पाए गए हैं, जबकि ब्राह्मी, खरोष्ठी और ग्रीक में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। 7वां प्रश्न, सम्राट अशोक ने गिरनार में शिलालेख खुदवाया था, वह प्राचीन भारतीय नगर आज किस नाम से जाना जाता है? अर्थात गिरनार को आज किस नाम से जाना जाता है? क्या उसको बल्लभी कहते हैं, जूनागढ़ कहते हैं, द्वारका कहते हैं अथवा सिद्धपुर कहते हैं? तो गिरनार में जो अशोक ने शिलालेख खुदवाया था उस गिरनार को आज जूनागढ़ कहते हैं। 8वां प्रश्न, अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख नहीं है? चोलों का, सातिपुत्रों का, चेरों का अथवा पल्लवों का? तो अशोक के अभिलेख में चोलों का, सातिपुत्रों का और चेरों का उल्लेख है, लेकिन पल्लवों का उल्लेख नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन डी के साथ जाएगा। 9वां प्रश्न, अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के रूप में पहचान देने वाला अभिलेख किस स्थान पर पाया गया है? अर्थात वह अभिलेख कहाँ से मिला है जिसमें अशोक का यह इस नाम का उल्लेख है, देवानाम प्रियदर्शी? क्या वह मास्की में पाया गया है, क्या वह सारनाथ में पाया गया है, क्या वह शाहबाजगढ़ में पाया गया है अथवा वह दिल्ली में पाया गया है? तो देवानाम प्रियदर्शी के रूप में पहचान देने वाला जो अशोक का अभिलेख है वह मास्की में पाया गया है। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन ए के साथ जाएगा। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक के अभिलेखों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? अर्थात नीचे 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से 3 सत्य है और 1 असत्य है, तो हमको देखना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं, बिल्कुल किए गए हैं।
दूसरा, अशोक के कुछ अभिलेख खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है, बिल्कुल उत्कीर्ण है। तीसरा, उसके अभिलेखों में से कुछ यूनानी व अरेमेइक लिपियों में उत्कीर्ण है। हाँ, यूनानी और अरेमेइक लिपियों में उत्कीर्ण है। चौथा ऑप्शन है, उसके 3 स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक को मिले थे। नहीं, यह ऑप्शन गलत है। इस प्रकार हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। 11वां प्रश्न, अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? अर्थात अशोक का कौन सा वह अभिलेख है जिसमें बौद्ध धर्म के नियम लिखे गए हैं? भाब्रू, जो कि कलकत्ता बैराठ अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, 13वां शिला अभिलेख। तीसरा, 7वां शिला अभिलेख, या डी जो है वह उपर्युक्त सभी। तो अशोक के जो बौद्ध धर्म के नियम की जानकारी मिलती है वह भाब्रू शिलालेख से मिलती है, कलकत्ता बैराठ अभिलेख। 12वां प्रश्न, अशोक का सरेकुना अभिलेख स्थित है। सरेकुना अभिलेख जो है वह कहाँ से मिला है? पहला, कंधार में, बदकशा में, बैक्ट्रिया में अथवा काबुल में। तो अशोक का सरेकुना अभिलेख जो है वह कंधार में स्थित है। प्राचीनतम अभिलेख जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख है। पहला ऑप्शन है मास्की, दूसरा कालसी, तीसरा सारनाथ और चौथा बैराट। तो अशोक के नाम का उल्लेख जो है वह मास्की शिलालेख में मिलता है। 14वां प्रश्न, अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? पहला ऑप्शन है 5वां शिलालेख, दूसरा 11वां शिलालेख, तीसरा 12वां शिलालेख अथवा चौथा 13वां शिलालेख। तो अशोक ने 8वीं जातियों का उल्लेख जो है वह 13वें शिलालेख में किया है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 कथन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कथन सही है? अशोक ने दक्षिण भारतीय अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया? नहीं। दूसरा ऑप्शन, अशोक ने द्वितीय शिलालेख में धम्म की परिभाषा दी है? नहीं, द्वितीय शिलालेख में धम्म की परिभाषा अशोक ने नहीं दी है। अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा द्वितीय स्तंभ लेख में दी है। हाँ, अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा द्वितीय स्तंभ लेख में दी है। चलिए, चौथा गलत है लेकिन उसको भी देख लेते हैं। अशोक ने उड़ीसा के शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया? नहीं, यह गलत है। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन सी के साथ जाएगा। 16वां प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। पहला ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि में, दूसरा आर्मेइक लिपि में, तीसरा देवनागरी लिपि में और चौथा खरोष्ठी लिपि में। तो पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के जो शिलालेख थे वह खरोष्ठी लिपि में थे। 17वां प्रश्न, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? पहला चक्रवर्ती, दूसरा प्रियदर्शी, तीसरा धर्मदेव और चौथा धर्मकीर्ति और 5वां उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो अपने शिलालेखों में अशोक जो है वह सामान्यतः प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। 18वां प्रश्न, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा अशोक, तीसरा समुद्रगुप्त और चौथा हर्षवर्धन। तो प्रियदर्शी जिसे कि प्रियदर्शी भी कहते हैं, प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय, ये दोनों जो उपाधियां हैं वह अशोक के नाम का उल्लेख करती हैं। 19वां प्रश्न, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? अर्थात गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, दूसरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, तीसरा राजस्थान के जयपुर जिले में अथवा चौथा बिहार के चंपारण जिले में। तो गुर्जरा लघु शिलालेख जो है वह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से
अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। पहला ऑप्शन है अशोक, 12वें बृहद शिलालेख में उद्धृत। यही उत्तर इसका सही है। तो अशोक ने 12वें बृहद शिलालेख में इस परामर्श को उद्धृत किया है। 21वां प्रश्न, अधोलिखित कथनों को पढ़िए, अर्थात नीचे जो कथन लिखे गए हैं उनको पढ़िए। तो कथन है मौर्य राज्य एक अत्यंत केंद्रीकृत राज्य था। स्पष्टीकरण दिया गया है विशाल मौर्य साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था जो सामान्यतः राजकुमारों द्वारा शासित थे। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है ए और ई दोनों सही है और ए की सही व्याख्या ई है। यही उत्तर सही होगा क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो है वह एक अत्यंत केंद्रीकृत राज्य था और जो सामान्यतः राजकुमारों द्वारा शासित होता था, इसलिए ए जो है ए की व्याख्या जो है ई करता है, इसलिए पहला ऑप्शन ही इसका सही जाएगा। अब हमारे स्क्रीन पर यह रहा 22वां प्रश्न, प्राचीन तक्षशिला नगर के बारे में निम्न कथनों के बारे में विचार करें, चिन्हित करें कि कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से कि यह चिन्हित करना है कि तक्षशिला नगर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे जो चारों हैं उनमें से पहला ए है, प्राचीन काल में गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी। बी, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला निवासियों ने विद्रोह किया, तब अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया किंतु वह सफल नहीं हो सका। यह सही है। सम्राट अशोक के समय तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी थी। नहीं, गलत है। डी, 7वीं शताब्दी में युआन च्वांग ने तक्षशिला को एक जीवंत नगर के रूप में देखा था। यह सही है। नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। तो ए में है ए बी और दूसरा बी डी, तो बी और डी जो है वह सही उत्तर जाएगा कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला निवासियों ने विद्रोह किया, तब अशोक को विद्रोह दबाने के लिए भेजा गया किंतु वह सफल नहीं हो सका। और दूसरा, 7वीं शताब्दी में युआन च्वांग ने तक्षशिला को एक जीवंत नगर के रूप में देखा। यह दोनों कथन सही है। माफ कीजिएगा, ये दोनों कथन जो है सही नहीं है, बोलने के क्रम में मेरे मुंह से यह निकल गया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं? नीचे 4 जगहों के नाम दिए गए हैं, उन 4 जगहों में से कहां-कहां अशोक के पृथक शिलालेख मिले हैं? ऑप्शन ए धौली, ऑप्शन बी जौगढ़, ऑप्शन सी सन्नति और ऑप्शन डी उद्गोलम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो ए में है केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल ए बी और सी, केवल बी सी और डी। तो पृथक शिलालेख जो है वह मिले हैं धौली में, जौगढ़ में और सन्नति में। तो हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन सी के साथ जाएगा। 24वां प्रश्न, दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किन स्थलों में 14 घोषणाओं वाले अशोक के शिलालेख पाए गए हैं? दक्षिण भारत की बात कहा जा रहा है कि अशोक के जो शिलालेख है जिसमें 14 घोषणाएं की गई हैं वह दक्षिण भारत में कहाँ मिली है? एर्रागुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश, दूसरा बी जौगढ़, सी मास्की जो कर्नाटक में है और डी सन्नति जो कि कर्नाटक में है। तो सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प में है ए और बी नहीं, सी और डी नहीं, ए और सी नहीं, ए और डी। यह सही है, ए और डी, यानी कि एर्रागुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश में है और सन्नति जो कि कर्नाटक में है। अब इस सेट का अंतिम और 25वां प्रश्न, कुछ अपवादों को छोड़कर अशोक का उल्लेख उसके सभी अभिलेखों में देवानाम्पीय एवं पियदसी के रूप में हुआ है। वे अपवाद कौन से हैं? अर्थात कहाँ जो है देवानाम्पीय और पियदसी का उल्लेख नहीं हुआ है? ऑप्शन ए
मास्की, ऑप्शन बी गुर्जरा, ऑप्शन सी नित्तूर और ऑप्शन डी उदयगोलम। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बता रहा है कि कुछ अपवाद को छोड़कर अशोक का उल्लेख उसके सभी अभिलेखों में देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी के रूप में हुआ है। तो कहाँ नहीं हुआ है वह जगह पूछ रहा है। तो ऑप्शन है मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उदयगोलम, यह चारों इसका उत्तर जाएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन डी के साथ जाएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।